नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सीईटी और फर्स्ट ग्रेड के एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और टॉपिक है आपका राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तो उससे संबंधित आपका पहला क्वेश्चन है, शुद्ध निवेश बराबर होता है। मतलब क्या है कि जो आपका शुद्ध निवेश है, मतलब कि आपका जो शुद्ध बोलेंगे अपन नेट इन्वेस्टमेंट, जो आपका नेट इन्वेस्टमेंट है वो किसके बराबर होगा। तो देखो, नेट इन्वेस्टमेंट में दो चीजें हैं। नेट से पहले एक होता है ग्रोस। ग्रोस और नेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उस चीज को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। इसको बोलते हैं अपन मूल्यह्रास। क्या बोलेंगे? मूल्यह्रास। तो क्वेश्चन सोल्व हो रहा होगा आपका कि शुद्ध निवेश के बराबर है, पहला है आपका ऑप्शन सकल निवेश प्लस मूल्यह्रास, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। तीसरा है सकल निवेश इंटू मूल्यह्रास, सकल निवेश डिवाइडेड बाय मूल्यह्रास। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अपन ने क्या किया कि ग्रोस और नेट के बीच में जो है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो ये क्या है, आपका ग्रोस है, और ग्रोस में से अपन क्या करें, जो ग्रोस है उस ग्रोस में से अपन डेप्रिसिएशन को क्या करें, माइनस करें, तो आपका क्या आता है, नेट आता है। तो शुद्ध निवेश, इसने क्या पूछा है अपन ने, ग्रोस पूछा है, तो सॉरी नेट पूछा है। तो नेट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका ग्रोस है, ठीक है, इसमें से इसने क्या किया, मूल्यह्रास जोड़ा है, तो नहीं आएगा। तो हम क्या करना है, ग्रोस में से माइनस करना है डेप्रिसिएशन। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी। क्या है कि जब ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाएगा तो आपका क्या आएगा, शुद्ध इन्वेस्टमेंट आएगा, नेट इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, बी ऑप्शन आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर है, शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण है कि जो नेट कैपिटल है आपकी, क्या है, नेट कैपिटल है, उस नेट कैपिटल का जो हम निर्माण करते हैं, ठीक है, उसका क्या कारण है, किस चीज के लिए हमें नेट पूंजी चाहिए। तो पहला है उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, कि यदि हमारी जो शुद्ध पूंजी है उस शुद्ध पूंजी के कारण क्या होता है, जो उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। नंबर 2, मूल्यह्रास में वृद्धि होती है, जो आपका डेप्रिसिएशन है उस डेप्रिसिएशन में क्या होती है, उससे वृद्धि होती है। लाभ में वृद्धि होती है। नंबर 3, लागत में वृद्धि होती है। कि जो शुद्ध इन्वेस्टमेंट, शुद्ध कैपिटल है आपकी, नेट क्या है, कैपिटल है, उस नेट कैपिटल का जो हम निर्माण करते हैं, नेट कैपिटल जो हम तैयार करते हैं, उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो पहला ऑप्शन उसने बताया कि उत्पादन क्षमता में इससे क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा, मूल्यह्रास में वृद्धि होती है, लाभ में वृद्धि होती है, और लागत में वृद्धि होती है। तो लागत में वृद्धि, किसी भी वस्तु का हम निर्माण कर रहे हैं उसकी लागत जो है उस लागत में वृद्धि होगी, उससे शुद्ध पूंजी से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये नहीं होगा। नंबर 2, लाभ में वृद्धि, कभी भी शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण लाभ में वृद्धि नहीं होती है। नंबर 3, 2, मूल्यह्रास में वृद्धि, डेप्रिसिएशन में वृद्धि होगी, क्या डेप्रिसिएशन में कभी शुद्ध पूंजी के निर्माण के कारण वृद्धि होती, वो भी नहीं होती। तो ऑप्शन क्या बचा, ए, उत्पादन क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि आपके पास नेट कैपिटल है, हमने किसी भी प्रकार के नेट कैपिटल का निर्माण किया है, तो उसके कारण हमारी जो उत्पादन की क्षमता है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, ए आएगा। ठीक है, नंबर 3 देखिए, नंबर 3 क्वेश्चन है, निम्न में से अप्रत्याशित अप्रचलन का कारण है। देखिए, दो अप्रचलन होते हैं, एक होता है अप्रत्याशित और एक होता है आपका प्रत्याशित। दो है, अप्रत्याशित होता है जो प्राकृतिक कारण से होता है, क्या होता है, प्राकृतिक कारण, और ये होता है अप्राकृतिक कारण से। क्या है कि अप्रत्याशित अप्रचलन होता है वो तो होता है प्राकृतिक कारण की वजह से, और प्रत्याशित होता है वो होता है अप्राकृतिक कारणों से। जैसे प्राकृतिक कारण हो गए, जैसे बाढ़ आ गई, कोई भूकंप आ गया, ठीक है,
या फिर और भी कुछ सुनामी आ गई, लहरें आ गई उसकी वजह से। और अप्रत्याशित क्या होगा, जैसे मांग बढ़ गई उसकी वजह से, या किसी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की हमने खरीदारी कम हो गई, उसका रेट बढ़ गया, उसकी मांग घट गई, वो क्या होती है, प्रत्याशित कारण होते हैं। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है कि निम्न में से अप्रत्याशित अप्रचलन का कारण है। तो अपन ने ऑप्शन में पढ़ा मांग में परिवर्तन। क्या मांग में परिवर्तन प्रत्याशित है या अप्रत्याशित है? प्रत्याशित है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नंबर 2, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं क्या है, अप्रत्याशित है या प्रत्याशित है? अप्रत्याशित है, तो ये ऑप्शन सही है। नंबर 3, तकनीक में परिवर्तन। तकनीक मतलब हम किसी वस्तु का निर्माण कर रहे थे, उस वस्तु के निर्माण करने के दौरान उसमें कोई कमी आ गई, ठीक है, तो उसकी वजह से मशीन खराब हो गई या फिर प्रोडक्ट में क्वालिटी में कमी आ गई, वो क्या है, तकनीक में परिवर्तन प्रत्याशित कारण है, तो ये भी नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, बी। प्राकृतिक आपदाएं मुख्य रूप से क्या है, अप्रत्याशित अप्रचलन का कारण है। समझ गए, अप्रत्याशित और प्रत्याशित। अप्रत्याशित होगा प्राकृतिक कारण, अप्रत्याशित होगा अप्राकृतिक कारण। ठीक है, नंबर 4 है, निम्न में से प्रत्याशित अप्रचलन का कारण कौन सा है। अब आ गया प्रत्याशित का, अब पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा अप्रत्याशित का, अब आ गया पिछले में पढ़ा अप्रत्याशित का, अब आया प्रत्याशित का। तो प्रत्याशित क्या होता है, अप्राकृतिक होगा, तो मतलब वो जो किसी कंपनी में मांग घटने या बढ़ने की वजह से, तकनीक की वजह से क्या आती है, उसमें कोई कमी आती है। तो पहला है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं क्या है, अप्रत्याशित है, ये नहीं होगा। दूसरा, मांग में परिवर्तन, सही है। तकनीक में परिवर्तन, ये भी सही है। बी और सी दोनों, तो दोनों ही सही है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी। क्या है, अप्रत्याशित अप्रचलन का मांग में परिवर्तन और तकनीक में परिवर्तन दोनों के कारण किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट में अप्रत्याशित क्या होता है, अप्रचलन उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता होती है। मूल्यह्रास आरक्षित कोष क्या होता है, मूल्यह्रास है आपका डेप्रिसिएशन, उसके लिए हमने क्या बनाया, एक कोष बनाया, एक फंड का निर्माण किया कि डेप्रिसिएशन जो है उसके लिए हमने क्या किया, एक फंड का निर्माण किया। वो फंड के निर्माण की आवश्यकता किस कारण से पड़ती है, मतलब डेप्रिसिएशन जो है उसके लिए फंड की आवश्यकता किसके लिए पड़ती है। तो पहला है माल सूची निवेश के लिए, जो माल है उसका हम सूची बना रहे हैं, उसकी सूची में उसका इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए इन्वेस्ट करते हैं, उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है कैपिटल की, ना कि किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मूल्यह्रास की। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। नंबर 2, विज्ञापन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो क्या एडवर्टाइजमेंट के लिए डेप्रिसिएशन का पैसा उपयोग में लिया जाएगा? पहले तो सोचिए कि डेप्रिसिएशन है क्या। डेप्रिसिएशन है कि जैसे हम कोई भी संपत्ति खरीद के लेके आए, असेट्स हमने खरीदी, उस खरीदी गई संपत्ति को जैसे हम क्या कर रहे हैं, तो हमेशा यूज करेंगे तो दिन प्रतिदिन वो घिसती जाएगी, ठीक है। उसके घिसने की वजह से उसकी मूल्य में क्या होगी, कमी होगी। जैसे कोई भी आज मशीन हम लेके आए, जैसे कार के लिए मान लें हमने कोई कार खरीदी, उसकी कीमत आज 10 लाख रुपए है, ठीक है। उसकी कीमत हमने उसको यूज में लिया, ऑफिस में आते हैं जाते हैं, उसके लिए हम उसको 2 साल यूज करते रहे, 2 साल के बाद में उसकी जो कीमत है वो टूट करके 7 लाख रुपए हुई, 3 लाख रुपए क्या होगी, उसकी कीमत कम होगी। वो 3 लाख रुपए जो 7 और 10 के बीच में जो 3 लाख रुपए की कीमत है, वो क्या कहलाती है, उसकी डेप्रिसिएशन कहलाती है। मतलब मूल्यह्रास, मतलब मूल्य में क्या आ गई, उसके कमी आ गई, वो क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। तो क्या विज्ञापन के लिए जरूरी पड़ती है उसकी, नहीं पड़ेगी, ये ऑप्शन भी गलत है। नंबर 3, पुनः निवेश के लिए, पुनः निवेश के लिए, ये ऑप्शन देखिए कि हमने कोई भी एक कंपनी है, उसमें हम क्या लेके आए, एक मशीन लेके आए, ठीक है। उस मशीन की कार्य क्षमता 5 साल की है, कितने की है, 5 साल की है, और उसकी कीमत 2 लाख रुपए है। हम उसको काम में ले रहे हैं, हमने उसको 5 साल तक काम में लिया, तो क्या वो मशीनरी है वो आगे काम करना बंद कर देगी, तो उसकी जगह पे दूसरी मशीन चाहिए। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, 10% 15% पर डे डेप्रिसिएशन लगाती है। उसकी कीमत का मूल्य हाथ जैसे लाख रुपए है, लाख रुपए का 10% किया 10,000 रुपए हो गए, वो डेप्रिसिएशन में डाल दिए। उसके बाद में अगले साल 90,000 रुपए उसकी कीमत बची, फिर 10% लगाए 9,000 रुपए फिर आगे, वो फिर डेप्रिसिएशन डाल दी। उसका जो फंड का निर्माण करें, पहले जैसे एक साल में हमारे पास कितना है,
10,000 आए, दूसरी साल 9,000 आए। वो जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करते हैं, कोष का निर्माण करते हैं। वो कोष के निर्माण की आवश्यकता किस चीज के लिए पड़ती है, ताकि जैसे ही उसका कार्यकाल की क्षमता पूरी हो जाए, उसके बाद में उस जगह पर हम दूसरी संपत्ति को क्या कर सके, खरीद सके। तो ऑप्शन क्या है आपका, पुनः स्थापन निवेश के लिए। पुनः हम पुनः किसी संपत्ति को खरीदेंगे, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं, ये भी क्या है आपका गलत है। तो ऑप्शन 3 नंबर आएगा कि मूल्यह्रास आरक्षित कोष की आवश्यकता किसी भी संपत्ति को पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं जिनमें मूल्यह्रास भी क्या है, शामिल है, के बाजार मूल्य को कहा जाता है। पहले तो देखिए, घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तु, घरेलू सीमा में किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, उसे हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, इसको हम क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद, इसे क्या बोला जाता है, सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। अब ये क्या पूछा है कि एक लेखा वर्ष के दौरान किसी भी देश की सकल घरेलू, जो घरेलू सीमा है हमारे देश की, जैसे हमारा ये देश है, हमारे देश की ये जो सीमा है, इस सीमा के अंदर हमने किसी वस्तु और सेवा का क्या किया, उत्पादन किया। ठीक है, और उसमें मूल्यह्रास भी क्या है, शामिल है, मतलब डेप्रिसिएशन हमने क्या कर रखा, अभी तक उस मूल्य में शामिल कर रखा है, कि बाजार मूल्य को कहा जाता है, उसके बाजार मूल्य को क्या कहेंगे। ठीक है, तो क्या है, बाजार कीमत पर जीडीपी, पहला तो बाजार मूल्य ही तो बोल रहा है। ठीक है, क्या बोला है, बाजार मूल्य बोल रहा है, तो ये तो आएगा ही मार्केट प्राइस। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, घरेलू सीमा में उत्पाद कर रहा है, घरेलू सीमा में हमारे जो देश की सीमा है, उस सीमा में उत्पादन किया जा रहा है। देखिए, इसमें उत्पादन दो तरीके से होता है, मैं बताता हूँ आपको कि इसमें जो उत्पादन होगा वो एक तो देश की सीमा में होगा, देश की सीमा में क्या करें हम, उत्पाद कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। ठीक है, चाहे वो जीडीपी में दो तथ्य होंगे, पहला देश का नागरिक देश में कमाए, दूसरा विदेश का नागरिक देश में कमाए। मतलब कि हमारे देश का नागरिक हमारे ही देश में किसी वस्तु का उत्पादन या सेवा का उत्पादन कर रहा है, वो जीडीपी है। बाहर फॉरेनर जो व्यक्ति है, वो हमारे देश में आकर के किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहा है, वो भी क्या है, जीडीपी है। तो जीडीपी में दो तथ्य शामिल होंगे कि देश का नागरिक देश में उत्पादन करे, विदेश का नागरिक देश में उत्पादन करे, वो क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। मतलब हमारे देश की जो घरेलू सीमा है, उस सीमा के अंदर उसका क्या होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए। तो इसने ये पूछा है कि एक किसी भी देश की घरेलू सीमा में, सबसे इंपॉर्टेंट बात, घरेलू सीमा में वस्तु और सेवा का क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, तो वो क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है। अब ये पूछ रहा है इसमें कि उसमें मूल्यह्रास भी शामिल है, मूल्यह्रास भी उसमें क्या है, शामिल है। तो जीडीपी के अंदर हमने अभी एनडीपी पढ़ा, मतलब एक शुद्ध पढ़ा था, एक घरेलू आपका सकल पढ़ा था। तो ये क्या पूछ रहा है, मूल्यह्रास किस में शामिल होता है, ग्रोस में क्या होता है, मूल्यह्रास शामिल होता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, जी तो कहेंगे। और अब देश में उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्शन कहाँ कर रहा है, देश में कर रहा है, तो क्या कहलाएगी, जीडीपी। तो जीडीपी किस पे कहलाएगी, बाजार की कीमत पर जीडीपी, बाजार की कीमत पर जीएनपी। जीएनपी का मतलब है आपका ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद नहीं, वो क्या है, घरेलू उत्पाद है। कारक लागत पर जीडीपी नहीं है, कारक लागत पर जीएनपी। कारक लागत का मतलब है साधन लागत, साधन लागत का मतलब कि इसके अंदर क्या नहीं है, आपका टैक्स शामिल नहीं है, इसमें से टैक्स क्या हो रखा है, काट रखा है, जबकि इसमें क्या हो, मूल्यह्रास टैक्स क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, बाजार कीमत पर जीडीपी कहा जाता है। वो क्या कहलाती है, हमारी बाजार मूल्य पर जीडीपी कहलाती है। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का प्राय अनुमान लगाया जाता है। राष्ट्रीय जो आय है, उस राष्ट्रीय आय का गणना जो की जाती है एक देश के अंदर, जो वित्तीय वर्ष है, उस वित्तीय वर्ष के अंदर जो हम देश की राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, वो राष्ट्रीय आय की गणना किस पे की जाती है,
तो देखो एक होती है जीडीपी, फिर आएगा जीएनपी, फिर आएगा एनडीपी, फिर आएगा एनएनपी। ये एनएनपी जो है ये आपकी क्या है, राष्ट्रीय आय शुद्ध होती है। तो इसके अंदर भी दो चीजें होती है, एक होता है आपका मार्केट प्राइस और एक होता है आपका फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत, और एक होती है आपकी बाजार लागत। ठीक है, क्या होगा, साधन लागत और बाजार लागत। तो साधन लागत होती है उसमें से टैक्स और जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है वो क्या कर दी जाती है, इसमें से घटा दी जाती है, तब क्या आती है हमारी साधन लागत आती है। तो एनएनपी क्या होगी, एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब एनएनपी को हम क्या लेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे लेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशन प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्या बोला है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, डी ये दे रहा है, तो इसमें क्या है आपका जो टैक्स है वो शामिल है, तो ये तो होगा ही। फिर एनएनपी एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस दे रखा है, इसमें सब्सिडी वगैरह शामिल है, इसकी वजह से इसे क्या नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे। एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी क्या है, मार्केट प्राइस पर, ये फैक्टर कॉस्ट पे थी परंतु यहाँ पे क्या दे रखा है, डी दे रखा है। अब यहाँ पे मार्केट प्राइस पे दी और डी दे दिया, ये भी आपका क्या है, गलत है। अब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशन प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय हमारी क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमेशा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट है, घरेलू उत्पाद बराबर है जो आपका जीडीपी है वो बराबर है, जीडीपी किसके बराबर है, तो पहला है राष्ट्रीय उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय क्या होती है, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, ये उसका क्या है, सूत्र होता है। ठीक है, तो हमें जो राष्ट्रीय उत्पाद हम जो गणना करेंगे उसके लिए हमें क्या होगा, तो राष्ट्रीय उत्पाद जो हमारे राष्ट्र के अंदर जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है वो, और प्लस क्या होगा, प्लस माइनस ये क्या है, हमारा व्यक्ति जो विदेश से कमा रहा है, विदेश से भारतीय कमाए कमाए वो पैसा, और ये विदेशी भारत से कमाए, विदेशी व्यक्ति क्या कमा रहा है, भारत से कमा रहा है वो एम है, और देश से हमारा नागरिक विदेश से कमा के लेके आ रहा है वो एक्स है, तो उसे तो हम हमारी आय के अंदर जोड़ेंगे, और जो हमारा विदेश का व्यक्ति यहाँ से कमा के ले जा रहा है उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो क्या कहलाती है, सकल घरेलू उत्पाद के अंदर शामिल होती है। तो राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या किया जाएगा, जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को माइनस कर दिया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, हमें सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे, वो हमारे राष्ट्र के अंदर ही कमा रहा है तब उसे हम क्या कहेंगे, वो तो प्लस माइनस के अंतर क्या आएगा, जीडीपी किसके अंतर्गत आएगी, जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होती है उसे क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, उसे क्या कहेंगे हम, घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय क्या कहलाएगा, आपकी घरेलू उत्पाद कहलाएगी। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर अनुमानित किया जाता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, एक होता है देखो टैक्स आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और एक होता है इसके अंदर आईडीटी को हम शुद्ध करें, ठीक है, आईडीटी जो टैक्स है उस टैक्स को शुद्ध किया जाए, वो अनुमानित कैसे किया जाएगा, तो हमारी जो अप्रत्यक्ष कर है उसमें से हम क्या घटा दें, आर्थिक सहायता जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल रही है उस सब्सिडी को हम क्या करें, माइनस करें, तो वो क्या कहलाती है, शुद्ध कहलाती है। तो ऑप्शन में क्या है, जब क्या किया इसने, टैक्स में से सब्सिडी को जोड़ा है तो शुद्ध होगी क्या, शुद्ध नहीं होगी, तो ऑप्शन क्या है, गलत है। फिर आर्थिक सहायता में से क्या करें, अप्रत्यक्ष कर घटाएं, ये भी नहीं, तो हमें तो निकालना ही क्या है, प्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालना है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता घटाएं, यहाँ जाकर के थोड़ी सी बात पड़ रही क्या है कि अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, इसमें से ये घटा दिया जाए तो क्या कहलाता है, हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, सी। ठीक है, बी, ए बी और सी दोनों ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें से ये नहीं घटेगा बल्कि इसमें से ये घटेगा, इसकी वजह से आता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है आपका सही है। ठीक,
10 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पहला है बाजार कीमत पर एनएनपी बराबर है बाजार कीमत पर जीएनपी प्लस मूल्यह्रास। देखिए क्या बोला है, बाजार कीमत पर मार्केट प्राइस एनएनपी एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर हमें एनएनपी निकालनी है। तो आपको बताया था कि मार्केट प्राइस के अंदर क्या चीज होती है, शामिल होता है, तो उसको हमें क्या करना है, माइनस करना होता है, तब हमारी क्या आती है, बाजार कीमत पर आगे चीजें आती हैं। तो ये क्या कर रहा है, एनएनपी निकालना है बाजार कीमत पर, तो जीएनपी में से क्या करें, मूल्यह्रास घटाएं। क्या है कि नेट जो है वो निकालनी है, तो नेट निकालने के लिए उसमें से हमें क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन घटाना होता है, तब हमारी क्या आ जाती है, शुद्ध आ जाती है। तो ये क्या बोल रहा है, बाजार कीमत पर एनएनपी इक्वल बाजार कीमत पर जीएनपी प्लस मूल्यह्रास। जीएनपी में से मूल्यह्रास जोड़ेंगे तब एनएनपी आएगी या घटाएंगे तब आएगी, घटाएंगे तब आएंगे, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। बाजार कीमत पर एनडीपी इक्वल बाजार कीमत पर एनएनपी प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय। दूसरे ऑप्शन में क्या करा है कि जो बाजार कीमत पर आपकी एनडीपी है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसमें से उसको ज्ञात करने के लिए हमें नेट नेशनल प्रोडक्शन में से क्या करना है, विदेशों से शुद्ध कारक आय जो सब्सिडी होती है वो हमें घटानी है। तो एनएनपी तो है ही, एनडीपी ज्ञात करने के लिए एनएनपी में से ये घटाया जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अब साधन लागत पर हमें एनडीपी निकालनी है। ठीक है, तो बाजार कीमत पर क्या दे रखी है, एनडीपी दे ही रखी है, साधन लागत पर ज्ञात करनी है, तो एनडीपी से अप्रत्यक्ष कर को घटा दें और सब्सिडी को जोड़ दें। ये देखिए कि एनडीपी और एनडीपी ये तो है ही, बाजार कीमत पर दे रखी है और साधन लागत पर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जो मार्केट प्राइस पर दे रखी है और फैक्टर कॉस्ट पे ज्ञात करनी है, तो क्या बताया था आपको कि उसमें से हम टैक्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और सब्सिडी को उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो मतलब सरकार की तरफ से हमें जो अनुदान मिलता है उसको क्या कर दें, हम जोड़ दें और टैक्स को घटा दें, तो क्या आ जाती है, साधन लागत आ जाती है। ये बोल रहा है कि यदि आपको साधन लागत पर एनडीपी निकालनी है तो बाजार कीमत पर जो एनडीपी है उसमें से अप्रत्यक्ष कर को क्या कर दो, घटा दो और सब्सिडी को उसमें क्या कर दो, जोड़ दो। क्या कहलाती है आपकी साधन लागत पर एनडीपी कहलाती है। चौथा क्या है, साधन लागत पर जीडीपी, साधन लागत पर जीडीपी निकालनी है, तो साधन लागत पर एनडीपी दे रखी है और मूल्यह्रास उसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं उसके आधार पर, तो क्या नेट को निकालने के लिए मूल्यह्रास जोड़ा जाएगा क्या, नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी क्या है आपका, गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सॉरी कौन सा सही नहीं है ये पूछा इसने, ये सही है। एनडीपी में से मूल्यह्रास को क्या कर रहे हैं, नेट में मूल्यह्रास जोड़ेंगे, तो देखो ग्रोस में से नेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, अब ये जोड़ रहा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, बाजार कीमत पर एनएनपी निकालनी है और उसके लिए ग्रोस दे रखा है, तो ग्रोस देने के लिए उसमें क्या करना है, मूल्यह्रास माइनस करना होता है, तब एनएनपी आता है, ये गलत है। ठीक है, अब एनडीपी है, एनएनपी आ रखी है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक उसमें जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के बाद नेट वापस क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक हो जाएगा, मतलब शुद्ध से क्या हो जाएगा, ये सॉरी राष्ट्रीय से क्या हो जाएगा, आपका घरेलू हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही है। नंबर बी सी और डी तीनों सही है, केवल ए वाला क्या है, गलत है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, ए होगा, क्योंकि एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, ये होगा जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस क्या होगा, डेप्रिसिएशन। ऐसा होता तो क्या होता, सही होता, परंतु इसने क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो क्या हो जाएगा ये गलत। मतलब ऑप्शन क्या है इसका, क्वेश्चन पूछने के हिसाब से ए सही है। ठीक है, 11 नंबर देखिए, बाजार कीमत और साधन लागत की अवधारणा में अंतर का आधार है। बाजार कीमत और साधन लागत, यह भी बताया था, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों के अंदर मुख्य रूप से अंतर क्या होता है, टैक्स का होता है, परंतु टैक्स भी कौन सा, नेट या ग्रोस, शुद्ध होता है। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इनके बीच का क्या होता है, नेट आईडीटी मुख्य रूप से क्या होता है, इनके अंतर का आधार होता है। तो इसमें से क्या है, प्रत्यक्ष कर सही है, ठीक है, परंतु प्रत्यक्ष नहीं होगा, अप्रत्यक्ष कर होगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर दे रखा है, इसे मान सकते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष कर क्या नहीं है, शुद्ध नहीं है। ठीक है,
आर्थिक सहायता ये जोड़ी जाती है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बाजार लागत और फैक्टर कॉस्ट दोनों के बीच का क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन क्या इसका सही है। निम्नलिखित में से किसके कारण साधन लागत प्राप्त होती है, मतलब फैक्टर कॉस्ट है वो मुख्य रूप से किसके कारण क्या होती है, प्राप्त होती है। तो फैक्टर कॉस्ट मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त होगी, कि बाजार जो लागत है आपकी, बाजार लागत है, उस बाजार लागत में से हम क्या कर दें, अप्रत्यक्ष कर को घटा दें और सब्सिडी को क्या कर दें, जोड़ दें, तब हमें क्या प्राप्त होती है, साधन लागत प्राप्त होती है। ये आपको बताया था। जीडीपी आपकी मार्केट प्राइस पे है, मार्केट प्राइस से अपन को क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो फैक्टर कॉस्ट पे अपन को क्या करना है, आईडीटी को माइनस करना है और सब्सिडी को क्या करना है, जोड़ना है, तब आपकी क्या आ जाती है, मार्केट प्राइस। तो ये क्या पूछ रहा है, किसके कारण साधन लागत प्राप्त होगी, पहला है बाजार कीमत माइनस अप्रत्यक्ष कर, सही है, बाजार कीमत से अप्रत्यक्ष कर को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। बाजार कीमत माइनस शुद्ध प्रत्यक्ष कर, ये भी क्या है, गलत है, क्यों, बाजार कीमत में से घटाएंगे तब नहीं आएंगे, बाजार इसमें से ये घटाएंगे तब क्या आती है, बाजार कीमत आती है। बाजार कीमत में क्या जोड़ दें, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दें और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को क्या कर दिया जाए, देखो ऑप्शन गलत दे रखे हैं इसमें, कि साधन लागत हमें प्राप्त करनी है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट हमें ज्ञात करनी है और मार्केट प्राइस हमें दे रखी है। तो हमेशा मार्केट प्राइस ज्ञात करने के लिए फैक्टर कॉस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, आईडीटी घटाते हैं और प्लस क्या करते हैं, सब्सिडी, किस चीज के लिए, मार्केट प्राइस के लिए। ठीक है, मार्केट प्राइस ज्ञात करने के लिए फैक्टर कॉस्ट में आईडीटी माइनस करते हैं और सब्सिडी क्या करते हैं, प्लस करते हैं। परंतु ये पूछ क्या रहा है, फैक्टर कॉस्ट पूछ रहा है, तो फैक्टर कॉस्ट पूछ रहा है तो इससे क्या हो जाएगा, उल्टा, तो इसमें क्या कर देंगे, मार्केट प्राइस प्लस क्या कर देंगे, आईडीटी और माइनस क्या कर देंगे, सब्सिडी। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आंसर होगा। तो इसने बाजार कीमत दी है, सही है, आईडीटी अप्रत्यक्ष कर बाजार कीमत पर, ये भी सही है, परंतु इसकी जगह क्या आना था, इसको माइनस अनुदान राशि, अनुदानित राशि, ये ऑप्शन इसके अंदर क्या आएगा, शामिल होगा। ठीक है, सी ऑप्शन है, थोड़ा सा चेंज करना है आपको, उसको शुद्ध अप्रत्यक्ष कर न देकर के क्या देगा, इसमें अनुदानित राशि का ऑप्शन आएगा, उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे माइनस किया जाएगा, ये ऑप्शन भी चेंज होगा। ठीक, 13 नंबर देखिए, निम्न में से किसमें मूल्यह्रास शामिल है, तो मूल्यह्रास किसमें शामिल होता है, बाजार कीमत पर जो जीडीपी होती है उस पे शामिल होता है, मतलब ग्रोस है उससे हमें नेट निकालना होता है, तो ग्रोस के अंदर क्या होता है, मूल्यह्रास शामिल होता है, तो क्या है, बाजार कीमत पर जीएनपी, जीएनपी में क्या है, शामिल है, बाजार कीमत पर एनएनपी, एनएनपी तो वैसे भी नेट है तो इसमें शामिल नहीं है, एनएनपी यहाँ पे भी क्या है, नेट है, तो इसमें भी शामिल नहीं है, और ये ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बाजार कीमत पर जीएनपी, मतलब आपकी जो मूल्यह्रास है वो किस में शामिल होती है, ग्रोस में शामिल होती है। ठीक है, जो ग्रोस है आपका सकल घरेलू है, उसके अंदर क्या होती है, आपकी मूल्यह्रास शामिल होती है, तो घरेलू कहाँ है, जीएनपी में है, तो 1 नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका सही होगा। ठीक है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नामक व्यक्ति के रूप में किसे संबोधित किया जाता है, तो इकोनॉमिक्स में मुख्य रूप से सबसे बड़ा जो नाम आता है वो, ये गलत लिखा गया है, ठीक है, ये गलत है, बी ऑप्शन यही है। ठीक है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, तो कौन है इकोनॉमिक्स में, एक ही आते हैं, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को किसके नाम से जाना जाता है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद से विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर किसके बराबर होता है,
सकल राष्ट्रीय उत्पाद से विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर किसके बराबर होता है। देखो भी क्वेश्चन में गलती कर रखी है, यहाँ विशुद्ध नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, शुद्ध आएगा। ठीक है, विशुद्ध नहीं है, शुद्ध है, थोड़ा सा करने में मिसप्रिंट हुआ है। तो क्या है, जीडीपी से एनएनपी निकालनी, जीडीपी से सॉरी जीएनपी से क्या निकालनी है, जीएनपी है ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट उत्पाद, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट उत्पाद। तो जीएनपी से एनएनपी निकालने में उसके बीच में क्या अंतर होता है, तो अभी बताया था आपको कि ग्रोस से क्या निकालना है, आपको नेट निकालना है। तो इसके बीच का क्या ऑप्शन होता है, डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन। क्या आएगा ऑप्शन आपका बी। तो क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का अंतर क्या कहलाता है, मूल्यह्रास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान किस संस्था के द्वारा तैयार किए जाते हैं। मतलब भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम जो है आपकी, वो गणना करने का या उसको तैयार करने, उसके आंकड़े तैयार करने का कार्य है, वो मुख्य रूप से कौन सी संस्था करती है, तो वो करती है आपकी सीएसओ। ठीक है, क्या है, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस। क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन कह दो, ऑर्गेनाइजेशन कह दो, या फिर ऑफिस कह दो। पहले ऑर्गेनाइजेशन नाम था इसका, बाद में चेंज करके क्या कर दिया गया, ऑफिस कर दिया गया। तो क्या है, पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, नहीं है। नंबर 2 सीएसओ, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, राष्ट्रीय आय प्राय कहलाती है। राष्ट्रीय आय जो है वो मुख्य रूप से आपको बताया था पीछे कि राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आपकी क्या कहलाती है, शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाती है। यदि हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के आधार पर ज्ञात करें। देखिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे ज्ञात करेंगे, उसका सूत्र होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम माइनस डेप्रिसिएशन प्लस आईडीटी और माइनस सब्सिडी, सॉरी प्लस सब्सिडी। क्या आएगा, माइनस प्लस, ये आएगा माइनस माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो क्या होगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है तो जीडीपी क्या होगी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, मार्केट प्राइस। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एम माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से जी से क्या हो जाएगा एन, और आईडीटी और सब्सिडी प्लस माइनस होने के कारण जो डी है वो क्या बन जाएगा आपका, सॉरी फैक्टर कॉस्ट है वो मार्केट कॉस्ट से क्या बन जाएगी आपकी, फैक्टर कॉस्ट बन जाएगी। तो क्या होगा, जी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आगे से ज्ञात करना है तो जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम माइनस डेप्रिसिएशन माइनस आईडीटी और प्लस क्या आ जाएगा, सब्सिडी आएगा। ठीक है, 18 नंबर देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। हमारी जो देश की जीडीपी है उसके जीडीपी के अंदर 3 क्षेत्र आते हैं। क्या है, 3 क्षेत्र हैं। उन 3 क्षेत्रों में पहला आता है आपका, एक होता है उद्योग, पहला है कृषि, दूसरा है उद्योग और तीसरा है सेवा क्षेत्र। प्राचीन टाइम में सबसे ज्यादा जो योगदान था वो किसका था, कृषि का, हाईएस्ट कृषि थी, उसके बाद में उद्योग का था और उसके बाद में सेवा क्षेत्र तीसरे नंबर पे आता था। परंतु अभी वर्तमान में बात करें तो सब क्या हो गया, उल्टा हो गया। कृषि के ऊपर अभी कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार, तो सबसे पहला क्षेत्र कौन सा है, सेवा है, दूसरे नंबर पे उद्योग है और तीसरे नंबर पे क्या है आपके, कृषि है। तो ये क्या बोल रहा है, भारत के अंदर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो ये तो है आपका प्राथमिक क्षेत्र, ये आपका द्वितीय क्षेत्र और ये आपका तीसरा क्षेत्र।
तो थर्ड क्षेत्र का क्या है, सबसे ज्यादा योगदान है। ठीक है, 19 नंबर देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही घटता हुआ क्रम है। मतलब घटता हुआ क्या है, क्रम है। सबसे पहले देखिए, सबसे ज्यादा जो कौन सा था, कृषि का था। उसके बाद में उद्योग का था। उसके बाद में क्या था, सेवा का था। पहले क्या था, ये सिस्टम था कि सबसे कम किसका था, ये नंबर 3 नंबर पे था, ये 2 पे था और ये 1 पे था। परंतु अभी क्षेत्र क्या हो गया, घट गया। सबसे ज्यादा किसका आ गया, इसका, फिर इसका, और अब किसका है, इसका। तो घटता हुआ क्षेत्र क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका है, सेवा का है। 2 नंबर पे क्या है, उद्योग है। और 3 नंबर पे क्या है, कृषि है। तो 1 नंबर पे कौन, सेवा, दूसरे पे उद्योग और तीसरे पे कौन होगा, कृषि। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। पहला सेवा सही है, परंतु कृषि क्या है, 3 नंबर पे है। ठीक है, ये 2 नंबर पे, तो ये गलत हो गया। उद्योग 2 नंबर पे है, सेवा 1 पे है, कृषि 3 पे है, ये गलत हो गया। उद्योग 2 पे है, कृषि 3 पे है और सेवा क्षेत्र 1 पे है। तो ये तो क्या है, बढ़ता हुआ क्रम। तो इस वजह से क्या है, गलत हो गया। घटता हुआ क्रम कौन सा है, ये, क्योंकि सबसे ज्यादा सेवा का, उससे कम उद्योग का, उससे कम कृषि का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, 1 आपका सही है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रांकलन किया जाता है। अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ के आए थे, राष्ट्रीय आय का जो आंकलन है वो तैयार कौन करती है, वो भी सीएसओ करती है। और मुख्य रूप से मतलब आंकड़े तैयार करने का कार्य वो भी कौन करती है, सीएसओ करती है। और उन आंकड़ों को जारी करने का कार्य वो भी कौन करती है, सीएसओ करती है। क्या है आपकी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। जो बताया था ना आपको, पीछे संगठन नाम था उसका, उसको बदल के क्या क्या कर दिया गया बाद में, कार्यालय नाम कर दिया गया था। तो क्या है, सकल सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, वो राष्ट्रीय आय का क्या करती है, आंकलन भी करती है और उसको तैयार करने का कार्य भी करती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी देखें।